आज बेसिकली हम लोगों को जो आपका बचा हुआ आईटीसी का पार्ट है वो खत्म करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर क्या किया था एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं, देन वील स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर वाला पार्ट। ठीक है, व्हाट वी सॉ इन द लास्ट लेक्चर वाज सेक्शन 18 हम लोगों ने देखा था, क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, आज इसी का हम लोगों को एनालिसिस खत्म करना है। तो एनालिसिस जब हम लोग करेंगे तो आपका उसी के अंदर रिवीजन भी, ये पूरे सेक्शन का एंड इसके जितने भी हमारे क्लॉजेस व्हाट इज की रूल्स थे वो रूल्स का भी पूरा रिवीजन आपका यहाँ पे ही हो जाएगा। ठीक है, चलो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। क्या दे रहे हैं वो लोग हमको? ओके, सेक्शन 18 प्रोवाइड्स फॉर entitlement of input input stock, input containing finished goods and what WIP in the last two cases in respect of the capital goods as well as at the time of the registration and voluntary registration on मैम, coming to the regular। yes, बोलो। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया है। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया, एक सेकंड है, वापस करते हैं। अभी दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम। चलो ठीक है, तो अभी अपना जो एनालिसिस है वो क्या बोलता है देखो। एंटाइटलमेंट ऑफ प्रोवाइड्स फॉर एंटाइटलमेंट ऑफ आईटीसी ऑन इनपुट्स इन स्टॉक, इनपुट्स इन कंटेंट इन फिनिश्ड गुड्स, इनपुट इन डब्ल्यूआईपी in last of the two cases in respect of the capital goods as well at the time of registration, voluntary registration and coming into regular tax paying status by exiting composition levy या तो exempt supply becoming a taxable supply। तो सिंपल बोलूँ तो यहाँ पे उन्होंने उसको कंबाइन कर दिया। तो हमने क्या बोला, अपने पास टोटल 4 केसेस थे, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। केस 1 हमको बोल रहा था कि आपका जो रजिस्ट्रेशन लिमिट है वो ट्रिगर हो गया। केस 2 ने हमको बोला वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, केस 3 ने हमको बोला कि आपका जो व्हाट वी से की सप्लाई था वो आप व्हाट वी से की एग्जिटिंग कंपोजिशन लेवी, तो कंपोजिशन लेवी से एग्जिट करके आप टैक्सेबल स्टेटस में आ गए, नॉर्मल टैक्सेशन में आ गए। एंड फोर्थ वाज आपका एग्जाम सप्लाई से आप टैक्सेबल सप्लाई में आ गए। तो इस केस में डिफरेंस उन्होंने क्या बोला कि ये जो दो आपके केसेस है ऊपर वाले, इस केस में आपको ओनली एंड ओनली रॉ मटेरियल्स का मिलेगा। पहली बात, सर्विसेज का आपको नहीं मिलता है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ गुड्स का मिलता है। गुड्स में भी आपको जो भी आपका रॉ मटेरियल्स प्लस डब्ल्यूआईपी प्लस फिनिश गुड्स रहेगा उसका मिल जाएगा। दैट इज बेसिकली स्टॉक का मिल जाएगा। स्टॉक का जितना भी एज ऑन डेट आईटीसी रहेगा वो आईटीसी आपको मिल जाएगा। कंपोजिशन टैक्स एंड एग्जाम सप्लाई के केस में आपको किस किस का मिलेगा? तो आपको रॉ मटेरियल का भी मिलेगा, आपको डब्ल्यूआईपी का भी मिलेगा और आपको फिनिश गुड्स का भी मिलेगा, प्लस इसके साथ आपको कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा। तो ये आपका एक चेंज हो जाता है लास्ट के बेसिस के अंदर, यहाँ पे आपको कैपिटल गुड्स के लिए भी मिल जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी जब लास्ट टाइम एग्जांपल्स लिए थे, अगर आपको याद होगा तो हमने ये 4 एग्जांपल्स यहाँ पे लिए थे आपके, वो चारों में हमने कवर किया था कि डेट्स भी क्या होगा आप लोगों का एंड क्या क्या चीजों का आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द पार्ट रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन द इनपुट इन द स्टॉक एंड इनपुट्स कंटेन इन फिनिश्ड गुड्स और डब्ल्यूआईपी एंड कैपिटल गुड्स एट द टाइम ऑफ exiting from the regular tax paying status and opting for composition levy। तो जब आप लोग कंपोजिशन लेवी से ऑप्ट आउट करते हो और आप कहा जाते हो रेगुलर टैक्स ओटीसी की कंपोजिशन, सॉरी रेगुलर टैक्स पेइंग स्कीम से आप ऑप्ट आउट करके कंपोजिशन में जाते हो, तो अभी तक तो आप क्रेडिट ले रहे थे बट गोइंग फॉरवर्ड क्रेडिट विल नॉट बी अवेलेबल बिकॉज यू आर गोइंग टू कंपोजिशन लेवी। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, इन दैट केस आपका जितना भी स्टॉक उस दिन का रहेगा इन केस ऑफ रॉ मटेरियल्स डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स प्लस आपका जितना भी कैपिटल गुड्स का पार्ट रहेगा, ये पूरा का पूरा जितना भी बैलेंस रहेगा वो बैलेंस आपको रिवर्स करना पड़ेगा बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल टू यू। एंड सेम इज जहाँ पे आपका टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई बन जाएगा, मतलब एग्जैक्टली जो अपना थर्ड एंड फोर्थ केस ऊपर था उसका रिवर्सल केस है, उल्टा केस है, तो उसमें आपको रिवर्सल पास करना है। थर्ड इज अमाउंट ऑफ आईटी अमाउंट पेबल ऑन द सप्लाई ऑफ द कैपिटल गुड्स एंड प्लांट एंड मशीनरी, जहाँ पे ये वाला केस क्या बोलता है हमको सबसेक्शन व्हाट इज कि आपका थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, अगर आपने कोई भी कैपिटल गुड्स है जिसके ऊपर क्रेडिट लिया था एंड हमने लाइफ जो है कैपिटल गुड्स का हर जगह पे इन केस ऑफ जो अपना जीएसटी पार्ट है 5 इयर्स हम लोगों ने पकड़ा हुआ है, तो 5 साल के अंदर अगर आप वो पर्टिकुलर एसेट्स को बेच देते हो तो इन दैट केस प्रोपोर्शनेट आईटीसी आपको रिवर्स करना रहता है, तो उसका प्रोविजंस आपको यहाँ पे बताएंगे हम लोग। एंड लास्टली आता है ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अमालगमेशन है, मर्जर है, डीमर्जर है। तो ये सारे केसेस में जो भी आपका बैलेंस आईटीसी रहेगा वो नए वाले कंपनी को या न्यू वाले यूनिट को किस तरह से ट्रांसफर होगा वो प्रोविजन हम लोगों को देखना है। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वाला पार्ट जहाँ पे हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने जो पूरा पार्ट हमने चेक किया था उसी को उन्होंने टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे दिया हुआ है। दैट इज पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। तो 30 days के अंदर अगर आपने कर दिया है तो दैट मीन्स आपका जो एलिजिबिलिटी रहेगा दैट विल बी फ्रॉम द डेट ऑन विच यू बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो आपको इनपुट
दैट इज आपका रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स तीनों मिल जाएगा। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ऑन विच यू बिकम्स लायबल फॉर टू पे द टैक्स। आईटीसी कितना मिलेगा, तो 1 ईयर पुराना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं एक अगेन। ठीक है, एग्जाम्पल इज गोइंग एज सच, समझो। 9 जून जो आज का डेट है, 9 जून माई टर्नओवर क्रॉस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, आई अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 18th of June एंड आई गॉट द रजिस्ट्रेशन ऑन, फॉर वट एवर रीजन इट वॉज अ लिटिल डिलेड। कोई कोई रीजन की वजह से डिले हो जाता है, तो समझो कि मेरे पास जो आया वो आया 15th of July को, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखा क्या जाता है बेसिकली कि मैंने 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया था, तो दिस इज यस। तो in this case my application will be valid, that is my registration will be valid not from this date but from this date, that is 9th of June। तो 9th June से I am registered under GST। ठीक है, so the credit which will be available to me of the ITC will be of 8th June का क्लोज, 8th June का क्लोजिंग। 8 जून के क्लोजिंग में भी आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहला चीज आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा, आपको WIP मिल जाएगा, आपको फिनिश गुड्स मिल जाएगा। ठीक है, ये तीनों मिलेगा। अब ये भी इनके जो इनवॉइसेस है, वो इनवॉइसेस कितने पुराने हो सकते हैं, तो दिस इनवॉइसेस कैन डेट बैक टू 1 ईयर। तो मतलब सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7th June 2025 से लेके 8th June 2000, या 8th June से ही हम लोग काउंट कर लेते हैं यहाँ पे, सॉरी, 8th June 2025 से लेके आपका 8th June 2026 तक जितना भी इनवॉइसेस आपका बना हुआ रहेगा, ये सारे इनवॉइसेस का क्रेडिट आप लोगों को मिल जाएगा। इसके पहले का अगर कोई रॉ मटेरियल आपके पास आज भी रखा है, समझो एक रॉ मटेरियल हम लोगों ने खरीदा था इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025, तो वो तो मोर देन 1 ईयर हो गया, तो उसका क्रेडिट आपको आज नहीं मिलेगा बिकॉज दैट इज डेटिंग बैक टू मोर देन 1 ईयर। तो इन दैट केस क्रेडिट विल नॉट बी अवेलेबल टू यू इन दैट पर्टिकुलर केस। मैम स्क्रीन शेयरिंग बंद हो हाँ गया हाँ है। हाँ, एक सेकेंड, हाँ मैं करती हूँ। वो लॉक हो जाता है स्क्रीन तो अपने आप चला जाता है, जस्ट एक सेकेंड। ठीक है, तो ये समझ में आया सबको, इसमें किसी को डाउट है, डेट्स में किसी को डाउट है, एनीवन हैविंग एनी डाउट्स इन डेट्स? नो मैम। नो नो, मैम। पक्का है? चलो ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट पे आगे बढ़ते हैं अभी। अब नेक्स्ट वाले केस में जो हम लोग यहाँ पे आगे जा रहे हैं, दैट इज अपना सेकंड वाला केस। सेकंड वाले केस में हमको क्या बोला है, सिंपल, पर्सन हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर बट ऑब्टेन्स वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। अब यही केस अगर मैं ऊपर वाला ले लूँ, सेम केस, सिर्फ एक चेंज हम लोग ले लेते हैं, सेम नंबर के साथ सेम डेट हम लोग लेते हैं। 9 जून को, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 जून को क्रॉसिंग नहीं हो रहा है, सिंपल। यहाँ पे मेरा जो केस चालू होगा ना, वो सेकंड वाला यहाँ से ही चालू होगा, 18 जून से। सिंपल है, मेरा सेकंड वाला केस जो मैं आपको बोल रही हूँ, समझो कि 18th June को मैंने एप्लीकेशन की, 18th June को मैंने एप्लीकेशन किया। अब यहाँ पे मेरा टर्नओवर क्राइटेरिया तो मैटर नहीं करता बिकॉज आई एम डूइंग अ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। तो मतलब सिंपल है, मेरा टर्नओवर अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है, बिकॉज अगर टर्नओवर क्रॉस हो गया होता तो इन दैट केस आई वुड हैव अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन बिफोर ओनली। तो 18 जून तक मेरा टर्नओवर क्राइटेरिया क्रॉस नहीं हुआ है, बट देन टू आई एम अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज आई वांट टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। सिमिलर बेसिस पे 15th July को ही मुझे रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन भी मिल गया, 15th of July को मुझे आपका सर्टिफिकेट मिल गया। अब सर्टिफिकेट मुझे जो है वो 15th July को मिल गया है। अब इन दिस केस क्या हो जाएगा, माई एप्लीकेशन, टर्नओवर का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो इन दिस केस माई एप्लीकेशन विल बी वैलिड, दैट इज रजिस्ट्रेशन विल बी वैलिड फ्रॉम 18th of June। तो यहाँ पे मुझे आपका जो क्रेडिट मिलेगा दैट विल बी फॉर 17th of June 2026 का। समझ में आया? इसमें भी कौन कौन सा मिलेगा, तो रॉ मटेरियल मिल जाएगा, WIP मिल जाएगा एंड फिनिश गुड्स आपको मिल जाएगा, ये तीन केस मिलेगा। ये इनवॉइसेस कितने पुराने हो सकते हैं, तो अगेन 1 ईयर पुराने हो सकते हैं, तो दैट इज 17th June 2025 से लेके 17th June 2026
इसके बीच के जितने भी इनवॉइसेस रहेंगे आपके ये मिल जाएंगे। इससे पुराना अगर कोई इनवॉइस आपका रहता है तो इन दैट केस क्रेडिट विल नॉट बी अवेलेबल। ये वाला केस भी समझ में आया? एनी डाउट इन दिस? नो मैम। नो मैम। चलो नेक्स्ट वाले केस में जाते हैं। थर्ड वाला केस अपना जो था दैट इज कंपोजिशन लेवी से आप स्विच होके रेगुलर स्कीम में आ रहे हो। अब इधर चेंज क्या हो जाता है, समझो यहाँ पे कि अपना 9 जून का ही हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, 9 जून 2026 को हम लोग बात करते हैं कि माई टर्नओवर क्रॉस द लिमिट। टर्नओवर क्रॉस द लिमिट हो सकता है, दूसरा कोई भी कंडीशन अगर कंपोजिशन लेवी का मैंने ब्रीच कर दिया, समझो मैंने इंटरस्टेट सप्लाई चालू कर दिया ऑफ गुड्स या सर्विसेज, तो इन दैट केस ऑल्सो वो अलाउड नहीं है मेरा कंपोजिशन लेवी के अंदर, बराबर है। तो इन दैट केस ऑल्सो व्हाट विल हैपन इज कि मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपोजिशन लेवी से बाहर होना पड़ेगा। या तो फिर और जैसे कि मेरा जो 4 यूनिट्स है, टोटल 4 ब्रांचेस है, 4 ब्रांचेस में से एक बोल रहा है कि नहीं मुझे तो रेगुलर स्कीम में जाना है, तो इन दैट केस सब लोग तो कंपोजिशन में नहीं रह सकते बिकॉज एवरीवन विल हैव टू स्विच टू रेगुलर स्कीम। तो ऐसा कोई भी रीजन की वजह से अगर कंपोजिशन लेवी जो है वो आपका चेंज होकर अगर आप टैक्स पेइंग स्टेटस में आते हो तो इन दैट केस आपको यहाँ पे क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, अब इस केस में आपको अलग से वापस रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। यू डू नॉट नीड टू टेक एनी रजिस्ट्रेशन बिकॉज फर्स्ट के 2 केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा बिकॉज इसके पहले आप जीएसटी में थे ही नहीं। ये केस में आपको रजिस्ट्रेशन वापस नहीं लेना पड़ेगा बिकॉज यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। वो कंपोजिशन होने दो या वो नॉर्मल होने दो, जी रजिस्टर्ड तो आप हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दैट केस आपको रजिस्ट्रेशन वापस लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा आपको जो क्रेडिट है वो आपको 8 जून 2026 का आपको मिल जाएगा। ठीक है, 8 जून 2026 का जब आपको मिलेगा तो इन दिस केस किस किस चीज का मिलेगा, तो सिंपल है, आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल का मिल जाएगा, फिनिश गुड्स का मिल जाएगा, डब्ल्यूआईपी का मिल जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीजों का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको और किसका मिलेगा, तो यहाँ पे आपको कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा। तो अब इन दिस केस आप बोलोगे मैडम कैपिटल गुड्स का क्यों, तो यहाँ पे क्या है कि जब आप कंपोजिशन लेवी में टैक्स पे कर रहे थे तो इन दैट केस आप टैक्स तो पे कर रहे थे और आपने क्रेडिट तो लिया नहीं था। तो इन दिस केस टैक्स तो आप पे कर रहे थे ना, तो इन दैट केस अभी जाके जब आप लोग टैक्सेबल स्टेटस में आ रहे हो, नॉर्मल टैक्स पेइंग स्टेटस में आ रहे हो, तो आपको कैपिटल गुड्स का भी जो प्रोविजन है वो मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स का भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब इस केस में प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि कैपिटल गुड्स का अगर मिलेगा तो मैडम समझो कि ये कैपिटल गुड्स मैंने आज तो नहीं खरीदा है, समझो मैंने ये कैपिटल गुड्स खरीदा था इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024। तो अब क्या करेंगे, तो सिंपल है, सबसे पहला चीज अगस्त 2024 में हमने अगर 2 लाख रुपए का ये एसेट खरीदा था, तो इन दिस केस इसके ऊपर अगर मैं व्हाट वी से की 18% जीएसटी लगाऊं तो आपका कितना हो जाएगा, 33,60,000 36,000 रुपीज का जीएसटी हो गया। सॉरी, 36,000 का ये जो आपका जीएसटी हो गया, तो आपको क्या करना रहेगा, सिंपल केस में व्हाट वी विल हैव टू डू इज कि आप पहले एक काम करो, ये 2 लाख पूरा का पूरा क्रेडिट में ले लो, 2 लाख पूरा का पूरा क्रेडिट में ले लो, और उस सॉरी आपका 36,000 जो जीएसटी का अमाउंट है, 2 लाख इज द इनवॉइस वैल्यू, 36,000 रुपीज जो मेरा जीएसटी का अमाउंट है इसको पूरा आप क्रेडिट में ले लो। इसमें से फिर अभी क्या करो, 36,000 को हम लोग क्या समझ के चलेंगे, 5 परसेंटेज पॉइंट्स पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर हम लेस करते जाएंगे। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, तो अगस्त मंथ यहाँ पे चल रहा है अपना। ठीक है, तो अगस्त मंथ से अगर मैं देखूँ तो 2024 में, तो अप्रैल में जून वाला क्वार्टर नहीं आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्वार्टर आ जाएगा, तो 2024-25 के 3 क्वार्टर्स आ गए, 25-26 के आपके 4 क्वार्टर्स आ गए, एंड 26-27 का आपका एक क्वार्टर आ गया बिकॉज पार्शियली तो आपने उसको यूज किया है। तो इन दैट केस योर क्वार्टर्स बिकम 8। तो 8 क्वार्टर्स इंटू 5% पर क्वार्टर, तो 40% आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 36,000 का 40% यू विल हैव टू रिड्यूस विच इज कमिंग टू, कैलकुलेट करके बताओ जरा। 14,400। 14,400, तो 14,400 क्या हो जाएगा, आपको रिवर्सल पास करना पड़ेगा। 14,400 का हमारा रिवर्सल आ जाएगा, तो नेट इफेक्ट क्या दिखेगा मेरा, नेट इफेक्ट विल बी 36,000 का हमने क्रेडिट किया, 36,000 का हम लोगों ने क्रेडिट किया एंड 14,400 का हम लोगों ने यहाँ पे डेबिट कर दिया। तो नेट क्रेडिट आपको कितना मिलेगा, 36,000 माइनस 14,400 दैट इज 21,600 आपको 21,600। क्रेडिट। समझ में आया, क्लियर है?
तो इस तरह से आपको ये क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। अब जिस मंथ में आपका हुआ उस मंथ में आप क्रेडिट ले लो ये पूरा 21,600 का, तो ये हो जाएगा आपका। इसी के लिए आपको इस तरह से बोला हुआ है। जो हमने प्रोविजन पढ़ा था फॉर दिस रॉ मटेरियल WIP एंड फिनिश गुड्स की 1 साल पुराना ही आपको इनवॉइसेस लेना है, दैट इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। तो वो चीजें आपको एप्लीकेबल हो गई। जैसे ये हमने देखा इमीडिएट डेट का हमने देखा, IT से reduced for 5% per quarter or part of the quarter. ITC claim will be verified with the details of the corresponding supplier. अब ये एक और पॉइंट क्या है जो ऊपर दो जगह पे नहीं था, ये जितना भी आप रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स WIP या कैपिटल गुड्स देखते हो, ये कहीं ना कहीं आपके सप्लायर ने सप्लाई किया होगा आपको। मतलब आपके लिए इनपुट है तो सामने वाले के लिए सप्लाई होगा। तो इन दैट केस वो सप्लायर ने जब भी आपको पिछले 1 साल में ये सप्लाई किया रहेगा, उसने अपने GSTR 1 में ये रिफ्लेक्ट कराया रहेगा। अब ये सेम चीज ऊपर के दो केसेस में क्यों नहीं था? बिकॉज आप अनरजिस्टर्ड थे। तो हमने जैसा इंटर लेवल पे भी पढ़ा हुआ है और यहाँ पे भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जब हम लोग पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं और रिटर्न फाइलिंग वगैरह करते हैं, तो अगर आपका सप्लायर सॉरी आपका रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है, तो जब आप इनवॉइसेस को अपलोड करते हो तो कहीं कहीं पे कंसोलिडेटेड इनवॉइसेस भी आपको अलाउड है। तो in that case, there can be a possibility that in case of 1 and 2, the invoices may not have been रिफ्लेक्टेड इनवॉइस वाइज। वहां पे आपका हो सकता है कि वो इनवॉइसेस कंसोलिडेटेड वे में भी गया होगा, जिससे ये क्रॉस वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप कंपोजिशन डीलर भी हो तो इन दैट केस आपके GSTR 2B में वो रिफ्लेक्ट होता है, बट वो रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट में रिफ्लेक्ट होता है। तो इन दैट केस द क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल टू यू बट इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। तो दैट मीन्स उसको वेरीफाई करना पॉसिबल है। तो इन दैट केस उन्होंने क्या बोला कि जितना भी आप ये रॉ मटेरियल WIP FG का बोलोगे कि आपको क्लेम क्रेडिट करना है, क्लेम लेना है वो पास 1 ईयर का जो भी इनवॉइसेस है, तो आपको क्या करना होगा, आप लोगों को उसके जो भी सप्लायर है सामने, उन्होंने अपने GSTR 1 में इसको रिफ्लेक्ट किया था कि नहीं किया था, उससे एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। एंड लास्टली 1 ईयर का इनवॉइसेस भी आपको मिलेगा। ये एज इट इज सेम प्रोविजंस जो हम लोगों ने पढ़ा, दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर एग्जाम्प्ट सप्लाईज टू टैक्सेबल सप्लाईज। सारा का सारा एग्जैक्टली सेम अप्लाई होगा। सिंपल है, सिर्फ डेट्स में ये समझ लो कि 9 जून को हमारा टर्नओवर नहीं क्रॉस हुआ था, 9 जून को हमारा सप्लाई एग्जाम्प्ट से टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आ गया। सिमिलर बेसिस पे 8 जून का ही आपको मिलेगा, रॉ मटेरियल FG WIP का ही मिलेगा, कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा। 5% पर क्वार्टर पार्ट ऑफ द क्वार्टर माइनस करना पड़ेगा। 1 ईयर पुराना आप लोगों को ले सकते हो एंड क्रॉस वेरिफिकेशन आपका होगा विद द करस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस ऑफ द सप्लाई। चारों केसेस क्लियर है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग सम्स करेंगे तो दैट विल बी मोस्ट ऑफ द पार्ट जहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। एवरीवन क्लियर है मैम। डन? Yes, चलो ma'am. आगे बढ़े। नेक्स्ट, in all the above cases the registered person has to make an electronic declaration in the prescribed form। तो यहाँ पे आपको क्या करना रहता है, within 30 days of you becoming what we say कि you getting that particular registration and all, तो आपको क्या करना पड़ेगा, within 30 days from the date on when the registered person become eligible to avail the ITC। तो विद इन 30 डेज आपको क्या करना रहेगा, या तो अगर आपको एक्सटेंडेड टाइम अगर कमिश्नर ने दे के रखा है फॉर एनी वैलिड रीजन, तो वो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड तक चलेगा। बट आपको क्या करना रहेगा, जितना भी आपको क्रेडिट एलिजिबल है, दैट इज इनपुट, कैपिटल गुड्स, फिनिश गुड्स, या तो व्हाट वी से कि आप लोग का रॉ मटेरियल WIP FG जो भी अवेलेबल है, इनका एक लिस्ट बनाना पड़ेगा पूरा का पूरा, और ये लिस्ट आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा टू द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कि भाई हमारा ये इतना इतना ITC है जो मुझे क्रेडिट लेना है, और ये मेरा एलिजिबल लेवल पे है जो मैंने विद द कैलकुलेशन ऑफ रूल्स एंड सेक्शन 18 हमने कैलकुलेट किया हुआ है। अगर आपका ये जो क्लेम है ये सब मिला के, दैट इज CGST, SGST, IGST एंड UTGST सब मिला के, अगर आपका 2 लाख के ऊपर का क्लेम जाता है, तो आपको CA या CMA से एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा बिकॉज द अमाउंट इज बिग। So you need a confirmation that the valuation which you have carried out and the calculation which you have carried out is correct। समझ में आया सबको? चलो नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाती हूँ, आपका रिवर्सल वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं आपका सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 के साथ रूल 44। अब एग्जैक्टली जो अभी हमने किया उसका उल्टा करने वाले हैं। जहाँ पे हमने ITC अवेल किया था, अभी हम लोग ITC को रिवर्स करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या आ रहे हैं, जब कंपोजिशन को स्विच कर रहे हो या आपका एग्जेम्प्टेड हो रहा है, मतलब रेगुलर टैक्स पेइंग से either you are moving to a composition scheme or you are moving to exempt scheme। तो अब तक तो आप व्हाट वी से कि ITC का मजा उठा रहे थे बिकॉज ITC वाज अवेलेबल टू यू एंड यू वर गेटिंग द क्रेडिट आल्सो एंड ऑल। बट अब आपको आगे जाके क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा, तो जितना भी स्टॉक में बचा हुआ रहेगा और जितना भी कैपिटल गुड्स आपका रहेगा विद इन द 5 years वाला पार्ट, आपको क्या करना रहेगा, आपको इसका क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ITC on the input should be reversed proportionately on the basis of the corresponding invoices on which the credit has been availed on such inputs। If invoices are not available, ITC will be reversed on the basis of prevailing market prices of the goods on the date on which switchover or exemption।
डिटेल्स ऑफ फर्निश्ड बेसिस ऑन द प्रिवेलिंग मार्केट नीड टू बी ड्यूली सर्टिफाइड बाय सीए एंड सीएमए। अब इधर दो ऑप्शंस है। पहला, जब भी आप इनपुट्स का बात करें तो इनपुट्स कैन बी अगेन इन रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स या डब्ल्यूआईपी। पहली बात, आपके पास इनवॉइसेस अवेलेबल है सारे के सारे आपके इनपुट का, या तो आपके पास इनवॉइसेस अवेलेबल नहीं है। अगर इनवॉइसेस अवेलेबल है तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल है। जितने भी आपके इनवॉइसेस के गुड्स अभी भी पेंडिंग है, गुड्स स्टॉक में है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टोटल समझो एक इनवॉइस मंगाया था, एक इनवॉइस में मैंने 1 लाख क्वांटिटी मंगाया था, बट उसमें से मैंने 60,000 क्वांटिटी को यूज कर लिया और 40,000 क्वांटिटी मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ है इन माई स्टॉक। ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इन दैट केस इसी के लिए उन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है प्रपोर्शनेट, कि अगर आपका टोटल इनवॉइस वैल्यू समझो कि 1 लाख था तो इसके ऊपर 18,000 रुपए का जीएसटी चार्ज हुआ रहेगा, जिसमें से समझो 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख यूनिट एंड 1 लाख रुपीज है। तो 1 लाख यूनिट फॉर 1 लाख रुपीज, 1 रुपी पर यूनिट आपने खरीदा था, जिसमें से 60,000 यूनिट्स आप यूटिलाइज कर चुके हो फॉर मेकिंग द सप्लाईज विच वर बिफोर दैट मूविंग टू एग्जेम्पशन या मूविंग टू कंपोजिशन लेवी। 40,000 यूनिट्स आपके पास बैलेंस पड़े हुए हैं वो दिन में। तो इन दैट केस प्रोपोर्शनेट आईटीसी निकालो, दैट इज 18,000 इंटू 40,000 डिवाइड बाय 1 लाख। जितना भी अमाउंट आएगा उतना प्रोपोर्शनेट अमाउंट आपको रिवर्स करना रहेगा। ठीक है, रिवर्स दी प्रोपोर्शन। अब इन दिस केस समझो ये इनवॉइसेस फॉर एनी विच रीजंस आपके गुम गए हैं, अवेलेबल नहीं है, या फॉर व्हाटएवर रीजंस दे आर नॉट अवेलेबल। तो इन दैट केस व्हाट यू विल डू इज, आप जिस दिन ये एग्जेम्पशन क्राइटेरिया चेंज हुआ है या जिस दिन आप कंपोजिशन लेवी में जा रहे हो वो डेट का, तो दैट इज करंट डेट का आप मार्केट प्राइस ले लोगे और वो मार्केट प्राइस पे जीएसटी कैलकुलेट करके उतने का प्रोपोर्शनेट रिवर्सल आप लोग कैरी आउट कर दोगे। तो अगर इनवॉइसेस अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली कर दो, अगर इनवॉइसेस अवेलेबल नहीं है तो मार्केट प्राइस लेके आप प्रोपोर्शनेट जीएसटी कर दो। और अगर आप लोग मार्केट प्राइसेस पे करते हो तो इट अगेन बिकम्स अ सस्पिशियस एक्टिविटी। तो इन दैट केस आपको सीए या सीएमए का सर्टिफिकेट इन दिस केस विल बी कंपलसरी। अब यहाँ पे 2 लाख के अमाउंट का लिमिट नहीं है, यहाँ पे आपको भले 5 रुपए का भी रहेगा तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, सीए सीएमए का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, बिकॉज यू आर यूजिंग मार्केट प्राइस। when you are using market price, in that case it becomes compulsory for you to use this particular certification wala part. ITC involved in remaining useful life in months of the capital goods should be reversed on pro rata basis, taking useful life as 5 years. अब यहाँ पे इसका आईटीसी का रिवर्सल कैसे होगा, इसका एग्जांपल दिया हुआ है। देखो, इनपुट्स का तो हम लोगों ने बात कर दिया, अब कैपिटल गुड्स का बात करते हैं। तो एग्जांपल क्या दिया है, देखो, कैपिटल गुड्स हैव बीन यूज्ड फॉर 4 years and 6 months and 15 days। 4 years 6 months 15 days के लिए आपका यूज हो गया है, और उसके बाद वो कैपिटल गुड्स आपका जो है वो कंपोजिशन में आ रहा है या तो एग्जाम सप्लाई में आ रहा है। तो सिंपल है, जब आप लोग रेगुलर में थे तो आपने पूरा क्रेडिट ले चुके हो, एंटायर क्रेडिट इज अवेल। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, जो पूरा क्रेडिट अवेल्ड था उसको रिवर्स करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, बिकॉज अब उतना प्रोपोर्शनेट क्रेडिट आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो कैसे निकालेंगे, यूजफुल लाइफ विल बी 5 months। 5 months कैसे निकाला, 4 years and 6 months था एंड 15 days था, तो इसको 4 years 7 months ले लेंगे, बिकॉज हमको क्या बोला है, रिवर्जन क्रेडिट बेसिस टेकिंग यूजफुल लाइफ एज 5 years। तो 5 years ले लेंगे हम लोग, प्रोपोर्शनेट रहेगा उसको उसके अंदर ही डाल देंगे। तो टोटल आपका हो गया 4 years and 7 months। तो बचा कितना, 5 months। तो सिंपल है, समझो कि आपका जो क्रेडिट था वो टोटल 1,80,000 रुपीज का था। तो व्हाट वी विल डू इज, टोटल क्रेडिट टेकन वाज 1,80,000 इनटू डिवाइडेड बाय, पहले तो 60 हो जाएगा क्योंकि टोटल 5 years बोला, 5 years इंटू 12 months अगर हम लोग करते हैं पर ईयर तो 60 months आ गया, इनटू बचे कितने मंथ्स है, 5 months बचे हैं। तो ये कैलकुलेशन करके जितना भी आपका अमाउंट आएगा, कैलकुलेट करो, मैं भी यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ। 1,80,000 इंटू 5/60 दैट इज 15,000 आया सबका। Yes, ma'am. 15,000 जो आया, इतना आपको रिवर्सल पास करना पड़ेगा। अब ऊपर हमने जब किया था तो हमने क्या किया था, पहले हमने उसको पूरा का पूरा लिया था, दैट वाज 36,000 क्रेडिट किया था एंड 14,000 रिवर्स किया था जितना हमने अवेल किया था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्रेडिट लेके रखा है और अभी हमको सिर्फ रिवर्सल पास करना है, बिकॉज वी आर मूविंग आउट ऑफ दैट रेगुलर स्कीम। तो 15,000 रुपये आपका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा और आपको पे करना है। ये वाला समझ में है सबको, दिस वॉज इम्पोर्टेंट। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. चलो। Registered person has to debit the electronic credit ledger or cash ledger by the reversal amount in respect of the input held in the stock input containing semi-finished and finished goods and capital goods on the day immediately preceding the switch over। तो exactly again वही हो जाता है, कंपोजिशन लेवी या एग्जेम्पशन पे स्विच होने के पहले आपके पास अगर क्रेडिट में एलिजिबल क्रेडिट है कोई,
ये वाले क्रेडिट को छोड़ के पहला यूज किया हुआ कुछ अगर क्रेडिट अवेल करके रखा है बट यूटिलाइज नहीं किया। अवेल और यूटिलाइज में हमने फर्क का बात किया था, करेक्ट है। अवेल करना मतलब सिर्फ क्लेम करना कि ये क्रेडिट मेरे पास है, एंड यूटिलाइज करना दैट मीन्स कि वो उसको पेमेंट के समय यूटिलाइज करना। तो समझो ऐसा कोई क्रेडिट है जो एलिजिबल है और जो हमने अवेल करके रखा है और यूटिलाइज अभी तक नहीं की, तो उसको आप ये पेमेंट के लिए दैट इज रिवर्सल के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, या तो अगर आपके पास नहीं है तो आप कैश पेमेंट कर सकते हो बाय कैश लेजर। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा। बैलेंस अगर कुछ आईटीसी आपके पास बचता है जो आपने अवेल करके रखा है लेकिन अभी तक यूटिलाइज नहीं किया है, तो वो लैप्स हो जाएगा, because going forward you will not be allowed to claim any credit with respect to any of the raw material, finished goods, WIP और capital goods। तो वो आपका हो जाएगा। Cancellation of registration also requires reversal of ITC on input held in the stock contained in semi-finished and finished goods and capital goods on the day immediately preceding, amount to be reversed is completed in the manner as applicable to subsection 4 and 6 as discussed above। तो इस केस में उन्होंने क्या बोला है, सिंपल है कि यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर आप रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ही कैंसिल करते हो बिकॉज आपको रजिस्ट्रेशन अभी एप्लीकेबल नहीं है, आपका टर्नओवर विद इन द लिमिट्स है, या फॉर एनी रीजन अगर आप कैंसिलेशन करते हो तो भी आपको सेम रिवर्सल का प्रोसेस कैरी आउट करना है जो अभी हम लोगों ने ये ऊपर पढ़ा था। exactly the same process you will be carrying out। इसको सिर्फ लास्ट में एक चीज रहेगा, such amount is then compared with the output tax payable on such goods and higher of the two amounts is finally paid by the registered person। तो आप क्या करोगे, इनपुट पे ये सब रिवर्सल का अमाउंट कैलकुलेट करोगे, जो भी आपका रिवर्सल का अमाउंट आया, और सामने जितना भी आपका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बनता है वो आप कैलकुलेट करोगे। इन दोनों में से विच एवर इज हायर जो रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप जो रहता है वो हम लोग करते हैं इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है। आईटीसी टू बी रिवर्स ऑब्वियसली सबका सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी, आईजीएसटी का सेपरेटली कैलकुलेट होगा। जितना भी रिवर्सल अमाउंट रहेगा वो आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड होके आपको पेमेंट करना रहेगा। क्लियर विद दिस पार्ट एवरीवन? समझ में आया Yes, यहाँ तक? चलिए ठीक है, ये एक और सबसेक्शन कर लेते हैं, फिर इतना पार्ट आप लोग पढ़ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अमाउंट पेबल ऑन द सप्लाई ऑफ द कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी ऑन व्हिच आईटीसी हैज बीन टेकन। अब ये वाला केस क्या था, यहाँ पे क्या हो रहा है, ना आप लोग कोई कंपोजिशन लेवी से एग्जेम्प्ट में आ रहे हो, ना एग्जेम्प्ट से कंपोजिशन लेवी में जा रहे हो, ना आपका रजिस्ट्रेशन का इशू है, कुछ भी नहीं है। सिंपल केस हुआ है जहाँ पे एक समझो आपने कोई एक एसेट खरीदा था और वो एसेट पे आपने क्रेडिट, और आज आप क्या कर रहे हो, आज आप वो एसेट को सेल कर रहे हो। तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है अंडर शेड्यूल 1 सेक्शन 7 के लिए। सेक्शन 7 का शेड्यूल 1 जो था दैट इज when you supply any of the capital goods where you have claimed the ITC, so even if it is without consideration so it will be treated as supply। करेक्ट है। तो आप कंसिडरेशन के साथ करो, कंसिडरेशन के बिना करो, कंसिडरेशन के साथ करोगे तो डायरेक्टली सप्लाई आ जाएगा, कंसिडरेशन के बिना भी अगर आप करते हो तो भी वो सप्लाई के क्राइटेरिया में आ जाएगा, एंड देयरफॉर आप लोग को उसको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है। सो इन दिस केस द एप्लीकेबल criteria will be if capital goods or plant and machinery on which ITC has been taken are supplied by the registered person, आपको सबसे पहले 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ जो हम लोगों ने ऊपर लिया था 1 August 2024 we have purchased an asset for ₹5 lakh on which ITC GST was applicable at the rate 18%। तो आपका जीएसटी अमाउंट आता है 5 lakhs पे 18%, दैट इज 90,000 रुपीज। ठीक है। इन दिस केस 90,000 रुपीज था, एंड अभी हम लोगों ने क्या किया इन द मंथ ऑफ जून 2026, समझो 9 जून आज का ही जो डेट है, 9 जून 2026 वी आर सेलिंग दैट एसेट। अब ये सेलिंग दैट एसेट कितने में बेच रहे हैं हम लोग, समझ लेते हैं कि हम लोग ये 5 लाख का जो एसेट था, ये 5 लाख के एसेट को आज हम लोग 3 लाख रुपए में बेच रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वेर एंड टेयर हो गया रहेगा, सेकंड हैंड एसेट बन गया है, तो इन दैट केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई आज वो एसेट जो है वो 3 लाख में बिक रहा है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला चीज जितना आईटीसी आपने लिया हुआ था दैट वाज 90,000 का पूरा आईटीसी हम लोगों ने क्लेम तो कर लिया होगा वो टाइम पे, इसको 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर जो भी है वो आप लोग लेस कर दो, that is ITC pertaining to remaining useful life of the capital goods in quarters। So in that case, for 5% per quarter of the year or part thereof from the date of the issue of invoice। तो अगस्त से अगर मैं बात करूँ तो अगेन अपना कितना आ जाएगा, 8 मंथ्स जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ऊपर भी, 2024-25 का आपका आ जाएगा 3 मंथ्स, 25-26 का आ जाएगा 4 मंथ्स, एंड 26-27 में आ जाएगा, सॉरी क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर एंड 1 क्वार्टर, तो टोटल हो गया 8 क्वार्टर्स। तो हम सिंपल है यहाँ पे क्या करेंगे, मेरा ए वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो आएगा दैट इज 90,000 इंटू 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, दैट इज 40% मुझे लेस करना है, 8 क्वार्टर्स इंटू 5% ईच क्वार्टर, दैट इज
40% लेस करना है। तो 90,000 माइनस 40%, तो बचा कितना लेस करने के बाद? 54,000 रुपीज मेरा बैलेंस बचा। तो ये मेरा बैलेंस आया कि इतना क्रेडिट जो है ना, ये आपका रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के लिए। दैट मीन्स 90,000 का अगर मैं 40% निकालू, दैट वाज 36,000 परटेन्स टू द पीरियड विच यू हैव यूज्ड दैट एसेट। तो जितने टाइम के लिए आपने वो एसेट को यूज किया ना, उतना आईटीसी बनता है 36,000, और बैलेंस जितना बचा हुआ है उसका आईटीसी बनता है 54,000। ठीक है। एंड दूसरा है टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ सच कैपिटल गुड्स। तो आज हम कितना कर रहे हैं? 3 लाख का सप्लाई करें, तो 3 लाख पे आउटवर्ड सप्लाई पे 18% लगेगा, दैट इज 3 lakhs के ऊपर 18%, विच इज 54,000। अच्छा, सेम आ गया एग्जैक्टली। तो समझो ये 3 लाख में नहीं बेच रहे, इसको हम लोग 3,50,000 में बेच देते हैं, आपका अमाउंट चेंज हो जाएगा। दो केस लेते हैं, चलो यहाँ पे केस 1 केस 2 ले लेते हैं। एक समझ लेते हैं कि हम लोग 2 लाख रुपए में बेच रहे हैं, और एक समझ लेते हैं 3,50,000 के केस में बेच रहे हैं। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, सेकंड केस में क्या होगा? तो केस 1 अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगर आप 2 लाख रुपए में बेच रहे हो तो इट विल बी 2 lakhs इंटू 18%, विच इज 36,000। तो 36,000 कंपेयर्ड विथ 54,000, विच एवर इज हायर आई हैव टू पे। तो मुझे फर्स्ट केस में कितना पे करना पड़ेगा? 54,000, दैट इज बैलेंस क्रेडिट जो मेरा बचा हुआ था, उतना मुझे पूरा रिवर्स करना पड़ेगा। वेर एज अगर मैं सेकंड वाला केस का बात करूँ, तो इन केस इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? बी वाले केस में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास कितना अवेलेबिलिटी आएगा? तो इन दिस केस बी वाले केस में इट विल बी 3,50,000 रुपीज इंटू 18% आई विल हैव टू पे ऑन द आउटवर्ड सप्लाई। तो 3,50,000 इंटू 18%, दैट इज 63,000 रुपीज। So now 63,000 will be compared with 54,000, whichever is higher I have to pay, तो I have to pay in this case 63,000। तो सिंपल बोल रहे हैं, जितना बैलेंस क्रेडिट, मतलब सिंपल, तो आपने जितना क्रेडिट एक्स्ट्रा लिया था उतना आप पे कर दो, या तो आप आज जब उसको सप्लाई करें तो जितने वैल्यू पे सप्लाई करें उसके ऊपर का जीएसटी, whichever is हायर। तो गवर्नमेंट बोलता है कि आप मशीनरी को बेचो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं मेरा नुकसान नहीं करके लूंगा। 5 साल के अंदर आपने मशीनरी को बेचा है, तो इन दैट केस जितना आईटीसी आपने एक्स्ट्रा लिया मिनिमम उतना तो आपको पे करना ही। और अगर आपका इनवाइस वैल्यू ज्यादा है तो वेरी गुड, आप इनवाइस वैल्यू को पे। ये समझा? ये इंपॉर्टेंट है अगेन। अगर इसमें कोई डाउट है Yes, तो ma'am. इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? No, ma'am. No, ma'am. चलो, अभी अगेन इसका भी जो क्रेडिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है। Where the ITC remaining so determined exceeds the tax payable on the transaction value, such an amount needs to be paid and thus should be added to output tax liability। तो जो भी अमाउंट बनेगा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। इस केस में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, अगर आपके पास रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाइस, जिग्स एंड फिक्सचर्स वगैरह है, मतलब ये छोटी छोटी चीजें होती है, तो इन दैट केस आप डायरेक्टली ट्रांजेक्शन वैल्यू पे भी अगर आप टैक्स पे कर दोगे तो दैट इज नॉट एन इशू, आप पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईटीसी इन्वॉल्व इन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो भी है वो आपको 5 years जो भी है वो लेके करना है, तो 5% पर क्वार्टर ऑफ द पार्ट ऑफ द क्वार्टर भी वही है। तो इतना आप लोग एक बार पहले आपके मॉड्यूल से एक बार चेक कर लो, मीनवाइल साइड में रख के पहले एक बार मॉड्यूल से चेक कर लो। ठीक है। एंड देन वी विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट वाला पार्ट। इस केस में देखो, ये ऊपर वाले एग्जांपल तो आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में ये एग्जांपल आप लोग सिर्फ लिख के रखो, बिकॉज ये वाला एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में नहीं लिखा था, ये नया है, तो इसको एक बार आप लिख के रखो। एंड जो इतना पार्ट है पूरा एक बार देख लो, कोई डाउट है अगर यहाँ तक हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे विद योर सर्कुलर्स एंड आगे का पार्ट। ये सर्कुलर है, आगे जाके हम लोग ये देखेंगे, देन आपका रिस्ट्रक्चरिंग वाला केस, एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, इतना कॉपी कर लो एंड एक बार ग्लैंस कर लो सारे के सारे सेक्शंस, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वाला पार्ट। ये एग्जांपल लिख के रखो, नोट्स आप लोगों को मैं दे दूंगी। व्हाट वी विल डू इज, इसका जो भी सम्स रहेगा ना आईटीसी का, वी विल बी डूइंग संडे टू संडे, मतलब संडे को ही हम लोग करेंगे। ये संडे को वी विल ट्राई कि सारे के सारे हम लोग आईटीसी के सम्स यहाँ पे खत्म करेंगे ये संडे को। अगर अपना मीनवेल बीच में खत्म भी होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर थर्सडे को खत्म होता है, तो सैटरडे को मैं नया चैप्टर चालू करूंगी, क्योंकि अपन थियरी जो है वो इस पे कर देंगे ऑनलाइन बेसिस पे, एंड सम्स जो रहेगा वो सामने सामने करेंगे, बिकॉज वो बेटर हो जाएगा आपको को भी। डाउट्स वगैरह जो भी रहेगा वो भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ओके एवरीवन? Okay, ma'am. Okay, ठीक है। ma'am. हाँ, एक बार यहाँ तक ये लिख लो एग्जाम्पल, और एक बार मॉड्यूल से चेक कर लो, फिर वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एक सेकंड जस्ट ना मुझे।
हो गया सबका यहाँ तक लिख के? Yes, ma'am. और पढ़ के हुआ कि पढ़ रहा है चल रहा है? चल हो रहा गया मैम. हो गया चल रहा है। बाकी लोग मोहित प्रफुल्ल सुशीला है कि नहीं है? है मैम, है। ओके। हो गया तुम लोग का लिख के? हो गया? यस मैम। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी ये उन्होंने क्या बताया यहाँ पे, क्लैरिफिकेशन किस बेसिस पे दिया है वो देख लेते हैं एक बार। क्लैरिफिकेशन ऑन आईटीसी अवेलेबिलिटी ऑन डेमो व्हीकल्स इन केस वेयर द व्हीकल्स आर कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय द ऑथराइज्ड डीलर। अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं वो लोग? डेमो व्हीकल्स के बारे में, जो हमने लास्ट टाइम भी बात किया था। तो डेमो व्हीकल्स केस में सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला था कि डेमो व्हीकल्स जब भी होता है तो वो एसेट का एसेट हम लोग नहीं बेचते हैं। डेमो व्हीकल्स आर यूज्ड फॉर सेलिंग अदर कार्स। जो डेमो वाला कार रहता है उसको खुद को थोड़ी बेच देते हैं हम लोग, दूसरे कार्स को बेचते हैं, बट डेमो व्हीकल इज यूज फॉर टेस्ट ड्राइव्स। तो उसको कैपिटल गुड्स के डेफिनेशन में उन्होंने डाला हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो एसेट को कैपिटलाइज करके वो लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं एज अ एसेट विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग द सेल ऑफ स्टॉक ऑफ कार्स। तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला है, इशू क्या था और क्लैरिफिकेशन क्या दिया है। Whether registered person has claimed the depreciation on the tax component of the cost of the capital goods and plant and machinery under the Income Tax Act in case of demo vehicle which is capitalized and is subsequently sold by the authorized dealer। तो अब सबसे पहला चीज आपको क्या बोला है कि अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया है एंटायर आईटीसी के कंपोनेंट के ऊपर भी, तो आपको ऑब्वियस है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, बिकॉज सेक्शन 16(3) क्या बोलता है कि अगर कैपिटल गुड्स है, आपने अगर टैक्स कंपोनेंट के ऊपर भी आईटीसी लिया हुआ है तो आपको आईटीसी, जो आपका टैक्स कंपोनेंट का भी आप लोगों ने अगर डेप्रिसिएशन क्लेम किया है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, तो आईटीसी विल नॉट बी अवेलेबल। सेकंड, अगर डेमो व्हीकल सब्सिक्वेंटली सेल करते हो तो इन दैट केस 18(6) वाला पार्ट लगेगा। दैट इज विच वाला पार्ट लगेगा? जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, यही वाला पार्ट आप लोगों को लग जाएगा जहाँ पे आईटीसी टेकन है। मतलब अगर आपने आईटीसी ये वाले केस में लिया ही नहीं था तो आपका सेल जब करोगे तो इन दैट केस आपको कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगा। बट अगर अदर देन दिस केस, जहाँ पे अदर देन दिस केस जहाँ पे आपने आईटीसी उसका अवेल किया है, तो इन दैट केस जब आप सेल करोगे तो ऊपर वाला प्रोविजन जो हमने डिस्कस किया वही एप्लीकेबल हो जाएगा। डन। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन 18(3) रेड विथ रूल 41। अब यहाँ पे कौन कौन से केसेस होंगे? सेल हो सकता है, मर्जर हो सकता है, डीमर्जर, अमालगमेशन, लीज एंड ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, ये सारे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे क्या हो रहा है आप लोगों का, लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर हो रही है, एसेट्स भी ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इन दैट केस जितना भी अनयूटिलाइज्ड आईटीसी आप लोगों का बचेगा वो आप क्या कर सकते हो, न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म के पास आप लोग ट्रांसफर कर सकते हो। कंडीशन इज कि यू विल हैव टू, कंडीशन इज दैट यू विल हैव टू condition is that you will have to what we say कि give a certificate from a chartered accountant or a cost accountant certifying that change in the constitution has been done with a specific provision for transfer of liabilities। ठीक है, यहाँ पे सामने वाला पर्सन क्या करेगा, सामने वाला जो एंटिटी है आपका, समझो ए एंटिटी एंड बी एंटिटी इज मर्जिंग फॉर ए बी। तो ए अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करेगा, बी अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करेगा, इन दोनों का जो भी आईटीसी रहेगा बैलेंस वाला, वो ये लोग क्या करेंगे, एबी को ट्रांसफर करेंगे। एबी इज अ डिफरेंट एंटिटी, वो अपना रजिस्ट्रेशन खुद लेगा और वो क्या करेगा, जो भी ट्रांसफर यहाँ से आया है वो इसको एक्सेप्ट करेगा। वंस एबी एक्सेप्ट दिस तो आपका क्या हो जाएगा, इन दैट केस ऑल द क्रेडिट ऑफ बैलेंस क्रेडिट ऑफ ए एंड बी विल बी ट्रांसफर टू एबी लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रांसफर होगा बैलेंस जो आप लोग करोगे, दैट इज समझो कि डीमर्जर का केस हो गया। तो समझो ए बी इज डीमर्जिंग इनटू ए एंड बी। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, व्हेन AB is merging demerging into A and B, the ITC will have to be distributed proportionately। तो इन दैट केस ITC will be distributed based on the value of assets। जितना एसेट्स आप A को ट्रांसफर करोगे, जितना एसेट्स आप B को ट्रांसफर करोगे उसके बेसिस पे। एंड व्हेन यू टेक वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स इन दैट केस यू विल इंक्लूड ऑल द एसेट्स विच आर ट्रांसफर्ड। मतलब उस पे जीएसटी लिया है क्रेडिट या नहीं लिया है फर्क नहीं पड़ता, all the value of the asset which are transferred to A and B you will have to take for calculation of this proportionate ITC। ठीक है, यही आप लोगों को देके रखा है। For the purpose of apportionment of ITC pursuant to a demerger, the value of the asset of the new unit is to be taken at state level and not at all India level। Obviously state level पे आप लोग उसको bifurcate करोगे। Transfer would be required to file the form GST ITC to only in those state where the both transferor and transferee are registered। एग्जाम्पल क्या दिया देखो, a company XYZ registered in both MP and UP holds the asset of 100 crores, 60 crores MP में है, 40 crores UP में है। Proportion of XYZ's business is being demerged into company ABC
As a part of this demerger, assets worth rupees 30 crores from MP and assets worth rupees 10 crores from UP, totaling at all India level of 40 crores are transferred from XYZ to ABC. तो इन दैट केस आपका रेशो भी किस तरह से बनेगा, 30/60 MP से बनेगा। एंड अगर आप लोगों का नॉट ऑन द बेस ऑफ ऑल इंडिया रेशो, दैट इज 40/100 के हिसाब से नहीं बनेगा, ओवरऑल 100 के हिसाब से नहीं होगा। इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ टोटल जितना भी आप ट्रांसफर कर रहे हो उसके बेसिस पे। तो 40 आप लोग, सॉरी 30 आप लोग एमपी से कर रहे हो, डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर ऑफ टोटल व्हाट इज की एसेट्स ऑफ एमपी 60, एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा जो इसका था यूपी का था दैट वाज 10 बाय वहाँ का 40। इस तरह से आपका ब्रेकअप आ जाएगा फॉर डीमर्ज। ठीक है। रेशियो अगेन यू विल हैव टू कैलकुलेट एट इंडिविजुअल लेवल। अनयूटिलाइज्ड आईटीसी जो भी रहेगा दैट इज सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सबका अलग अलग आपको क्राइटेरिया करना पड़ेगा फॉर अपॉर्शनमेंट। Total amount of the credit to be transferred to the transferee should not exceed the amount of ITC transfer. Basically, if you have 1 lakh credit, the bifurcation should also be of 1 lakh. The bifurcation cannot be of more than rupees 1 lakh. ठीक है। ये एक बेसिक एग्जांपल आप लोगों को देके रखा है जहाँ पे 70% एंड 40%, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, बट एक बेसिक उन्होंने सब देके रखा है किस तरह से करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जब आप लोग ये कैलकुलेशन कर रहे हो दैट इज 1 लाख का जो क्रेडिट है इसको बाइफरकेट कर रहे हो। नाउ दिस 1 लाख इंक्लूड्स सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। अब ये 1 लाख में कितना किधर ट्रांसफर करना है दैट विल बी एज पर योर ओन विम्स एंड विश। फॉर एग्जाम्पल, when दिल्ली से 70% ट्रांसफर हो रहा है तो 70% विल बी ऑफ टोटल दैट इज 50 लैक्स का 35%, 50 लैक्स का 70% दैट इज 35 लैक्स, ये आपका आ जाएगा। अब ये 35 लैक्स आपको अगर 10 लाख सीजीएसटी से लेना है, 10 लाख एसजीएसटी से लेना है, 15 लाख आईजीएसटी से लेना है, आप लोग ले सकते हो। सो आप अगर आप देखोगे तो सीजीएसटी यू हैव ट्रांसफर्ड एंटायरली, एसजीएसटी यू हैव ट्रांसफर्ड एंटायरली एंड आईजीएसटी यू हैव ट्रांसफर्ड इन अ मिनिमलिस्टिक मैनर, तो ये भी चलेगा। इस जगह पे अगर आप बोलते हो कि मैं पूरा का पूरा 30 लाख आईजीएसटी ट्रांसफर करूंगा एंड 2,50,000 सीजीएसटी, 2,50,000 एसजीएसटी, दैट विल ऑल्सो डू। सो इंटरनल ट्रांसफर कैन बी ऑन एनी पार्ट, एक्सटर्नल जो आपका अमाउंट है टोटल अमाउंट शुड बी मैचिंग विद द रेशियो। Similar is the example with your NP wala. The apportionment formula shall be applied on the ITC balance of the transferor as available in the electronic credit ledger. ITC 2 के अंदर आपको देना पड़ेगा। ठीक है। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ IT अपॉर्शनमेंट ऑफ ITC एंड द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर डीमर्जर है तो डीमर्जर के केस में आपको अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर जो है वो लेके करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला जो आपका पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन ऑब्टेनिंग द सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ द बिजनेस विद इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, रूल 41A। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर समझो कि महाराष्ट्र स्टेट में आपके 2 यूनिट्स थे, वन वॉज इन पुणे एंड वन वॉज इन मुंबई, सो यू हैड टेकन अ इंडिविजुअल सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर महाराष्ट्र, बट नाउ यू फील कि पुणे वाले डिवीजन के लिए अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एंड मुंबई वाले डिवीजन के लिए अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं व्हाट यू वुड हैव डन इज मुंबई वुड हैव बीन योर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड पुणे को आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बोला रहेगा, या वाइस वर्सा, व्हाटएवर इज द केस। नाउ व्हाट विल हैपन इज योर मुंबई registration will remain the same as principal place of business and your Pune will be going for a new registration because you want to change. तो इन दिस केस देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि मुंबई डिवीजन का जितना भी आपका आईटीसी रहेगा वो आपको थोड़ा बहुत इधर ट्रांसफर करना पड़ सकता है टू पुणे डिवीजन बिकॉज इट बिलोंग्स देयर। तो आपको क्या करना है, अगेन यही बेसिस पे आपको फॉर्म फिल करके यू विल हैव टू ट्रांसफर द आईटीसी। Separate registration, they can transfer the unutilized ITC wholly or partly lying in the electronic credit ledger again on the basis of value of the assets. Both units में जो भी value of the asset रहेगा उसके basis पे आप कर सकते हो। Registered person should furnish the prescribed details on the common portal within a period of 30 days. जिस दिन आप नया वाला registration लोगे पुणे का, वहां पे 30 days के अंदर आपको क्या करना रहेगा, application करना रहेगा। Clear with this everyone? Anyone having any doubts in this? No, ma'am, no, मैम ma'am. हाँ बोल। मैम वैल्यू ऑफ असेट मतलब खाली रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी नहीं इतना ही नहीं नहीं, कंसीडर पूरे करेंगे? एसेट्स, पूरे एसेट्स तेरे फिक्स्ड एसेट्स और ये बिजनेस, बैलेंस शीट का, कैश। बैलेंस शीट पूरा एसेट्स। ओके। जो हम लोग मर्जर अमाल्गमेशन डीमर्जर वगैरह जब करते हैं तो हम लोग टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स लेते हैं परचेस कंसिडरेशन वगैरह निकालने के लिए। तो वो हाँ। जो वैल्यू ऑफ एसेट्स आएगा ना उसके प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, नॉट जस्ट रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, पूरा का पूरा एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यस मैम, ओके। और कोई तो बोल रहा था, और कुछ डाउट है?
नो मैम। ठीक है, एक बार यहाँ तक ये दोनों सेक्शंस चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर नहीं दिख रहा है अभी भी? अभी दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा मैम, पहले नहीं दिख रहा। ओके ओके, चलो शुरू करें आगे का। यस मैम। ओके, अभी इधर है ना, ये जो आईएसडी वाला पार्ट है, दैट इज सेक्शन 20 एंड 21, ये थोड़ा बड़ा सेक्शन है। सेक्शन 20, 21 और उसका रूल्स अगर हम लोग देखने जाएंगे ना, तो एनालिसिस के साथ ये बहुत बड़ा हो जाएगा, जो आज खत्म नहीं होगा। तो इन दैट केस, सॉरी, हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सेक्शन जो है सिर्फ हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ये इसके नीचे वाला जो अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन का सेक्शन है, वो आज हम लोग खत्म कर देंगे। हाउ इज आईटीसी यूटिलाइज, तो आईएसडी का जो एक सेक्शन बचेगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थर्सडे को लेके खत्म करके वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। आईटीसी इज यूटिलाइज्ड वाला पार्ट जो है वो आज हम लोग खत्म कर देंगे, बिकॉज ये सिंपल है, इजी है, ये खत्म हो जाएगा अपना पार्ट। ठीक है, चलो। ओके मैम। हाउ इज आईटीसी यूटिलाइज, तो सिंपल लॉजिक हम लोगों ने अभी तक यूज भी कर लिया ऑलरेडी उसको, बट एक बार सिर्फ रिवाइज करना है हमको। पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट्स रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट अपने को यहाँ पे देके रखा है, बिकॉज रिस्पेक्टिवली अपन जब वापस से इंटरेस्ट पढ़ेंगे, पेनल्टी का चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी आपका ये कवर होगा। The amount of the input tax credit available in the electronic credit ledger of the registered person on account of integrated tax first shall be utilized towards the payment of IGST, and remaining amount can be utilized towards the payment of CGST, SGST, as the case may be UTGST. Central tax shall be first utilized towards the payment of CGST, amount remaining, if any, to be utilized towards the payment of IGST. State tax shall be first utilized towards the payment of state tax, and any amount remaining will be utilized for IGST. Similarly, IGST of state shall not be utilized, shall be utilized towards the payment of IGST only where the balance of CGST is not available for the payment. UTGST का भी same है, first UTGST, then it will be utilized towards IGST. Provided CGST, SGST का पहले खत्म करो, and then you can come for UTGST का credit adjusted towards IGST. The CGST shall not be utilized towards the payment of SGST and UTGST. State and union territory shall be not utilized towards the payment of CGST. सिंपल अगर मैं आपको बात करूँ ना, तो यहाँ पे ये पूरे प्रोविजन का मतलब क्या है। सबसे पहला, IGST कैन बी यूज्ड फॉर, ये हायरार्की आपको फॉलो करके चलना है। फर्स्ट, IGST credit, it will be used for first IGST, second CGST, SGST, UTGST, इसका एनी ऑर्डर। सेकेंड, CGST क्रेडिट है, फर्स्ट आप CGST के सामने उसको यूज करोगे, अपने घर में यूज करने का, बाहर फिर IGST के पास है। ठीक है, ये वाला क्रेडिट आ जाएगा। थर्ड अगर मैं बात करूँ आप लोगों का, तो SGST क्रेडिट, it will be utilized first towards the payment of SGST, second it will be utilized towards the payment of IGST. सेम। फोर्थ अगर मैं बात करूँ आप लोगों का, UTGST क्रेडिट, तो it will be utilized firstly towards UTGST outward supply and second IGST. अब इसके लिए दो तीन कंडीशंस है, ये चारों चीजों के लिए। सबसे पहला, ITC of IGST should be exhausted first. इसका मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा IGST का क्रेडिट आपको खत्म करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, CGST का मेरा आउटवर्ड टैक्स पेबल है, समझो 50,000 रुपया, मेरे पास CGST में क्रेडिट है 60,000 रुपीज का, और इधर है 50,000 का आउटवर्ड सप्लाई, और मेरे पास IGST का क्रेडिट पड़ा है 20,000 रुपए का। तो इन दैट केस ये CGST का क्रेडिट भी खुद के सामने यूटिलाइज करने के पहले मुझे IGST यूज करना पड़ेगा। तो 50 के सामने पहले 20 मुझे इधर का एग्जॉस्ट करना पड़ेगा, एंड देन आई कैन यूटिलाइज बैलेंस 30,000 फ्रॉम माई CGST। तो IGST क्रेडिट शुड बी यूटिलाइज फर्स्ट। सेकेंड, ITC of SGST and UTGST can be used for IGST if credit
of CGST and SGST has been exhausted. तो अगर आप लोग आईजीएसटी पे करने के लिए देख रहे हो तो आईजीएसटी पे करने के लिए सामने का ऑर्डर रहेगा, पहले आईजीएसटी को आईजीएसटी के सामने एडजस्ट करो, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी और फिर यूटीजीएसटी। ये समझ में आया सबको पूरा रूल्स, बेसिक रूल्स एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स सब्जेक्ट टू सर्टेन। अच्छा हाँ, एक और चीज, यहाँ पे आपका सीजीएसटी जो है वो एसजीएसटी के साथ नहीं होता एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली यूटीजीएसटी जो है वो भी आपका इसके साथ एक दूसरे के साथ नहीं होता, ये भी अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है, ये लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। तो एसजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के सामने नहीं चलेगा, सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी के सामने नहीं चलेगा, सेम विथ यूटीजीएसटी, दोनों का वाइस वर्सा नहीं चलेगा। Notwithstanding anything contained in section 49, the input tax credit on account of the central tax, state tax, UTGST shall be utilized towards the payment of IGST, CGST, UTGST and state tax as the case may be, only after the ITC available in account of IGST has been utilized first. तो ये जो मैंने आपको अभी बताया ये वाला फर्स्ट पॉइंट, दैट इज पहले आईजीएसटी का पूरा क्रेडिट एग्जॉस्ट करना पड़ेगा, दैट इज गिवन इन सेक्शन 49 ए। यही चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। सेक्शन 49 बी, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। Notwithstanding anything contained in the clause of this chapter and subject to the provisions of clause E and F of subsection 5 of the section 49, the government may, on the recommendations of the council, prescribe the order and the manner of utilization of the ITC on account of IGST, CGST, SGST as the case towards the payment of such tax. तो सिर्फ यहाँ पे पावर देके रखा है जहाँ पे रूल्स आ सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एडजस्टिंग द लाइबिलिटी। तो अब यहाँ पे रूल्स दे दिया, यही पावर्स को यूटिलाइज करके रूल 86A, the credit of ITC has been availed on the strength of the tax invoices and debit notes or any other document prescribed in Rule 36, जो हमने सेक्शन 16 के साथ पढ़ा था, issued by a registered person who has been found to be non-existent or not conducting any business from any place of the registration has been obtained or without the receipt of goods or services or the both। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे ये अगर क्रेडिट रहेगा, ठीक है, the credit of input tax has been availed on the strength of the invoices and debit notes or other documents under Rule 36, the tax charge in respect of which has not been paid to the government. The registered person availing the credit has been found to be non-existent or not conducting any business or profession for which registration has been taken. And lastly, not in the possession of the tax invoice under Rule 36. तो यहाँ पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. Not allow the debit of the amount equivalent to such credit in the electronic credit ledger and discharge for discharging of the liability under section 49 or claiming any refund of unutilized amount. तो उन्होंने क्या बोला, सिंपल, यहाँ पे अगर आपका सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंट है, अगर टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं हुआ है, अगर आप नॉन एग्जिस्टेंट हो, दैट इज रेसिपिएंट इज नॉन एग्जिस्टेंट, या तो आप जो बिजनेस कैरी आउट कर रहे हो वो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में ही नहीं है, या तो फिर आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है, पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस नहीं है, या कोई भी इनवॉइस डॉक्यूमेंट या कोई भी नहीं है जिसकी वजह से आप क्रेडिट ले रहे हो। अगर ये 4 केसेस होते हैं तो आपको वो क्रेडिट यूटिलाइज करने नहीं मिलेगा। ये समझ में आया सबको? नेक्स्ट, the commissioner or the officer authorized by him under the sub rule 1 may, upon being satisfied that the condition for disallowing the credit is above no longer exist, allow the credit। तो इन दैट केस हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट अलाउ कर सकते हो। Such restriction shall cease to have the effect after expiry of the period of 1 year from the date of imposing the restriction। अगर ये restrictions आपने व्हाट इज कोई भी ऑफिसर ने इम्पोज किए हैं तो ये रेस्ट्रिक्शन मैक्सिमम 1 ईयर के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। 1 ईयर के अंदर इधर द कमीशन हैज टू प्रूव दैट दीज आर एग्जिस्टिंग, तो उसके हिसाब से असेसमेंट आगे बढ़ेगा। अगर आप नहीं प्रूव कर पाए तो इन दैट केस इससे ज्यादा आप नहीं रोक सकते किसी को क्रेडिट लेने के लिए, देन यू विल हैव टू अलाउ द क्रेडिट। Restriction on use of the amount available in the electronic credit ledger. Notwithstanding anything contained in these rules, the registered person shall not use the amount available in the electronic credit ledger to discharge his liability towards output tax in excess of 99% of such tax liability in case where the value of the taxable supplies other than the exempt supplies and zero supply exceeds 50 lakh rupees। तो उन्होंने क्या बोला, अगर कोई भी मंथ का, एनी मंथ का, अगर आपका, ठीक है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई, अगर मैं बात करूं 50 लाख से ज्यादा होता है तो इन दैट केस जितना भी क्रेडिट आप यूटिलाइज कर रहे हो ना पेमेंट के लिए, दैट कैन बी मैक्सिमम अप टू 99%। मतलब इसका सिंपल मीनिंग बोलूं तो एटलीस्ट फॉर दैट मंथ 1% यू विल हैव टू पे इन कैश। जितना भी आपका लाइबिलिटी, आपके पास समझो कि आपका लाइबिलिटी जो है वो समझो 10 लाख रुपए का है और आपके पास क्रेडिट पड़ा है 15 लाख का, तो भी आप पूरा 10 लाख का, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 60 लाख रुपीज,
वैल्यू ऑफ सप्लाई 60 लाख रुपीज, जिसके ऊपर लाइबिलिटी बनता है 10 लाख, आपके क्रेडिट में पड़ा है 15 लाख। तो इन दैट केस यू कैन नॉट यूटिलाइज द एंटायर 10 lakhs आउट ऑफ द 15 lakhs, बिकॉज आपका वैल्यू ऑफ द सप्लाई इज मोर देन 50 lakhs। तो इन दैट केस एटलीस्ट वो 10 लाख का 1% आपको कैसे पे करना पड़ेगा, बाय बेसिस ऑफ कैश पेमेंट आपको करना पड़ेगा। बाकी 99% आप क्रेडिट यूटिलाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोवाइडेड द सेड रेस्ट्रिक्शन विल नॉट अप्लाई इन बिलो केसेस। तो वो जो रेस्ट्रिक्शन अभी हमने बोला ये 1% कैश में पे करने का, ये भी आपको अप्लाई नहीं होगा अगर आप ये बिलो के कंडीशंस फुलफिल कर लेते हो तो, विच इज पहला, the said person or the proprietor or the karta or the managing director or any of its two partners, full-time members of the managing committee, AOP, BOI, board of trustees, or as the case may be, have paid more than 1 lakh rupees as the income tax or Income Tax Act 1961 or thereafter in each of the last 2 financial years for the time limit to file the return of income or the said has been expired। मतलब सिंपल बोलूं तो ये जितने भी प्रोपराइटर है, करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, या दो पार्टनर्स है, होल टाइम डायरेक्टर्स है, मतलब सिंपल बोलूं तो आपके जो भी एंटिटी के ओनर्स है, उन्होंने अगर क्या किया, ओनर या जो भी मैनेजर है वो, इफ पिछले 2 साल में, प्रेसिडिंग 2 years में, ईच एंड एवरी ईयर में अगर 1 लाख से ज्यादा का उन्होंने इनकम टैक्स का पेमेंट किया है, इस साल में भी 1 लाख से ज्यादा, इस साल में भी 1 लाख से ज्यादा, तो इन दैट केस यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे दिस 1% इन कैश। तभी आप क्या कर सकते हो, आप पूरा का पूरा 100% कैश यूटिलाइज कर सकते हो। The registered person has received a refund of the amount of more than 1 lakh rupees in the preceding financial year on account of unutilized ITC। तो अगर आपका कोई अनयूटिलाइज्ड आईटीसी था जिसके ऊपर आपको 1 लाख से ज्यादा का रिफंड मिला है पूरे लास्ट ईयर के अंदर, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, ये साल पूरा का पूरा आईटीसी यूटिलाइज करके आप पेमेंट कैरी आउट कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, the registered person has received a refund of amount of more than 1 lakh rupees in the next financial of unutilized ITC of the first proviso of subsection 3। ये आपका रिपीट हो गया है शायद, of more than 1 lakh rupees in the preceding financial year on account of unutilized ITC of the clause 1 बोला है यहाँ पे, और फर्स्ट प्रोवाइजो इन क्लॉज 2 आपको बोला है, दैट इज जीरो रेटेड सप्लाईज एंड आपका एसईजेड सप्लाईज जो होता है उसके तहत। The registered person has discharged the liability towards the output tax through his electronic cash ledger for an amount which is in excess of 1% of the total output tax liability applied cumulatively up to the said month in the current financial year। तो समझो अभी ये मंथ में हम लोग जून महीने का अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो दैट इज इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो अप्रैल मई जून ये 3 महीने में आपने कितना पेमेंट किया है वो देखिए, अभी तक का पेमेंट। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपने जितना भी कैश लेजर में पेमेंट किया है अभी तक, ये 3 महीने जो अपना साल स्टार्ट होके 3 महीने हो चुके हैं, इफ इट इज इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, जो भी ये महीने का, जून महीने का जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, तीनों महीने का कैश पेमेंट मिला के अगर मैं बात करूँ, तो अगर वो ये 1% से ज्यादा हो जाता है, तो इन दैट केस ऑल्सो यू विल बी अलाउड कि आप लोग अगर वो 1% ये महीने का नहीं भी पे करोगे तो भी चल जाएगा। क्लियर विथ दिस एवरीवन? The registered person is government, public sector undertaking, local authority, statutory body, provided that the commissioner or an officer authorized by him in this behalf may remove the said restriction after verification and safeguards as he may deem them। ये लोगों को तो करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी रेस्ट्रिक्शंस एंड ये कमिश्नर को पावर देते हैं। ये वाला सेक्शन क्लियर हुआ सबको कि कुछ वापस रिपीट करना है इसमें? बता दो मुझे एक बार, कोई डाउट है तो पहले एक बार इसको रिपीट कर लो, इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट। No doubt. नो डाउट? No doubt. Okay. Order of utilization. ITC on account of IGST shall be first utilized towards the payment of IGST, remaining to be was in central, state, and UTGST as may be in any order. Provided ITC of CGST, SGST, and UTGST shall be utilized towards the payment of IGST, CGST, UTGST, as the case may be only after IGST has been utilized। तो ये तो हमने ऑलरेडी सेक्शन में भी पढ़ दिया था, उसी का रूल्स आप लोगों को देखे। सिमिलरली आपको यही वापस से देके रखा है कि आप क्या क्या इंटरेस्ट रेट सप्लाई रहता है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, क्रेडिट भी उसी तरह से मिलेगा। इंटरेस्ट रेट रहेगा तो आईजीएसटी है, आईजीएसटी मिलेगा। टैक्सेस पेड में अगर आप इंपोर्ट करते हो तो बेसिक कस्टम ड्यूटी आपको पे करना रहता है आईजीएसटी, पर क्रेडिट आपको सिर्फ आईजीएसटी का ही मिलता है। ये टेबल जो है आपको मैंने जो सिंपल ऊपर लिख के दिया है यही आप यूज करोगे तो इतना बड़ा टेबल आपको नहीं यूज करना पड़ेगा। सिंपल एक काम कर लो, ये चीजों का नोट डाउन करके रख लो, यही आपका टेबल जो है वो यूटिलाइज होना चाहिए। ये इतना नोट डाउन करके रख लो। ये नोट डाउन कर लो, जो नीचे बड़ा टेबल दिया है वो इसी के ऊपर है, तो आपका कवर हो जाएगा इसी के अंदर सारा।
ठीक है, हुआ सबका? Yes, ma'am. Done? चलो, यस। ओके, नेक्स्ट। तो ये अगर आप देखोगे ना, तो ये सेम चीज आपको इधर देख के रखा है। आईजीएसटी का पहले आपको आईजीएसटी के सामने यूज करना है, फिर देन इन एनी ऑर्डर यूज करना है। सीजीएसटी का पहले, फिर तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो बेटर है हम लोग जो हमारा चार्ट है वही चीज यूटिलाइज कर लेंगे, मतलब रखेंगे तो बेटर हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो आपको क्या दिया है, अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल एंड द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अंडर द डिफरेंट टैक्स एक्ट। आईजीएसटी का 1000 आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, सीजीएसटी का 300 है, एसजीएसटी का 300 है। सामने आईटीसी आपके पास 1300 है, 200 है, 200 है। तो इन दिस केस ऑप्शन क्या क्या है अपने पास? तो सबसे पहला चीज, आईजीएसटी के सामने आईजीएसटी को यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो मेरे पास बचा ये वाला, पर तो पहले करना पड़ेगा, 300 रुपीज बचा है। अब ये 300 जो बचा है मेरे पास, इसको पहले मुझे कंप्लीटली यूटिलाइज करना पड़ेगा। व्हाट आई कैन डू इज, मैं इधर 150 डाल सकती हूँ, आधा आधा डाल सकती हूँ। या तो अगर वैसा नहीं करना है तो पूरा 300 मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर सकती हूँ। या तो थर्ड केस मैं पूरा 300 नीचे भी यूटिलाइज कर सकती हूँ। एनी विच केस मैं इसको यूटिलाइज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखो, पहले वाले केस में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ऑप्शन वन आईटीसी जो है वो पहले आप लोगों ने एग्जॉस्ट कर दिया। 1000 का आईजीएसटी का यूटिलाइज कर लिया, 200 यहाँ पे कर लिया, और 100 यहाँ पे कर लिया। इस बेसिस पे आपने कर दिया, बैलेंस आपने सीजीएसटी का सीजीएसटी, एसजीएसटी का एसजीएसटी यूटिलाइज कर। यहाँ पे आपने क्या किया, 100 200 स्वैप कर दिया सिर्फ उसको 300 रुपीज पे। थर्ड ऑप्शन 150 किया। तीसरा 300 पूरा भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन आपके बन सकते हैं। तो कुछ भी करो, आपका आंसर राइट है, प्रोवाइडेड आप ये जो रूल्स हम लोगों ने लिखे ना, ये रूल्स को फॉलो करके चलो। इफ यू आर फॉलोइंग दीज रूल्स इन द प्रॉपर मैनर, तो इन दैट केस आपका कोई भी क्रेडिट एलोकेशन जो है वो गलत नहीं है। ये चीज का आप लोग ध्यान रखो। लास्ट में अपने को क्या बोला है यहाँ पे, रेस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। द रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड बाय असिस्टेंट कमिश्नर which is authorized by commissioner or an officer not below the rank of assistant commissioner. In that case, they have reasons to believe that the ITC has been fraudulently availed. So in that case, for example, कैसे हो सकता है, नॉन एक्सिस्टेंस और रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट एक्सिस्टेंट और कंडक्टिंग एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ द गुड्स हुआ ही नहीं है, टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे नहीं हुआ, रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग आईटीसी हैज बीन फाउंड टू बी नॉन एक्सिस्टेंस, या तो आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं था, जो ऊपर हमने केसेस देखे थे। तो इन दैट केस आपको क्या हो जाएगा, इन दैट केस आपको आईटीसी अवेल करना अलाउड नहीं हो जाएगा। If the ITC so availed, the restriction can be imposed of not allowing ITC to be used. अगर आपने आईटीसी अवेल कर दिया है तो यूटिलाइजेशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लेके आ जाएंगे कि भले तुमने अवेल कर दिया बट यूटिलाइज करने नहीं दो। हावेवर आपके पास कितने साल तक का टाइम है, 1 ईयर तक का टाइम है आपके पास, इसके बाद आप वो रेस्ट्रिक्शंस को कंटिन्यू नहीं कर सकते। Proper authority for the purpose. The commissioner or principal commissioner is proper officer for the purpose of exercising power under 86A. The commissioner or principal commissioner may authorize the subordinate not below the rank of assistant commissioner to be the proper officer for exercising the powers. अगर 1 करोड़ के ऊपर का फ्रॉडुलेंट अवेल नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ है तो डेप्यूटी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर के पास पावर्स है। 1 करोड़ to 5 करोड़ है तो एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर, 5 करोड़ के ऊपर है तो प्रिंसिपल कमिश्नर एंड कमिश्नर के पास पावर्स आपका देके रखा है। The additional director general and principal additional director general can also exercise the powers assigned to the commissioner. The monetary limits for authorization for exercising of the powers to the officer rank of assistant director and above of the DGGI by additional director and principal additional director may be the same. तो यहाँ पे जहाँ पे कमिश्नर यूज किया ना, वहाँ पे आप डायरेक्टर डाल दो तो वो भी सेम केस पे काम करें। डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, प्रिंसिपल डायरेक्टर, प्रिंसिपल जैसे कि आपका ये आ जाएगा। रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ द अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, 50 लाख वाला जो हम लोगों ने बात किया था। 50 लाख से ऊपर अगर जाता है तो मिनिमम 1% आपको वो मंथ में पे करना पड़ेगा बाय वे ऑफ कैश पेमेंट। अब ये मैडम ऐसा हो सकता है कि एक मंथ में है एक मंथ में नहीं है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज ये मंथ ऑन मंथ आपका चेंज होते रहेगा। ठीक है। एक्सेप्शंस टू रूल 86, अभी यहाँ पे दोनों देखो उन्होंने एक एग्जांपल दिया। द टोटल वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट रेट सप्लाई ऑफ रमन एंड सन्स फॉर द मंथ ऑफ फरवरी इज 100 लाख रुपीज। तो ये मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई 50 लाख से ज्यादा हो गया। द सेट सप्लाई टैक्सेबल एट द रेट 18%, तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो है वो आपका आ गया 18 लाख रुपीज। एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 20 लाख रुपए अवेलेबल है। तो मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, आप जो है वो 99% ऑफ द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 18 लाख का 99%, 17,82,000 आपको क्रेडिट यूटिलाइज करके पे करना है, और 18,000 रुपए जो 1% आया ये आपको कैश लेजर के थ्रू पे करना है। एक्सेप्शन क्या था, पहला, ये सारे लोग जो रजिस्टर्ड पर्सन है इन्होंने 2 साल एटलीस्ट 2 years बिफोर द ईयर ऑफ व्हाट वी से कि आपका ये कैलकुलेशन 1 लाख से ज्यादा का आपका टैक्स ऑफ मोर देन 1 लाख इज पेड फॉर इनकम टैक्स। रिसिप्ट ऑफ रिफंड, आपको लास्ट ईयर 1 लाख से ज्यादा का रिफंड मिला था आईटीसी का, अनयूटिलाइज आईटीसी का। ठीक है। पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द टोटल आउटपुट टैक्स इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर में जितने भी मंथ्स आपके अभी तक हुए हैं उसका टोटल आउटपुट अगर टैक्स लायबिलिटी जो आपने कैश में पेमेंट किया है वो ये महीने के 1% से ज्यादा है, तो इन दैट केस अगेन आपको पे करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला है देखो,
Assuming a scenario wherein the current financial year up to September month the value of the outward supply is 80 लाख रुपीस, जिसमें 1 लाख रुपीस आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगस्त तक पे कर दिया। तो इन दैट केस अपना जो ये साल का 80 लाख है, ये 80 लाख का 1% इज 80,000, 80,000 से ज्यादा आपने पे करके रखा है तो प्रॉब्लम नहीं है। ये मंथ में आपको फिर कुछ और एक्सेस पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेसिफाइड पर्सन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को करना ही नहीं है, पब्लिक सेक्टर को नहीं करना है, लोकल अथॉरिटी को नहीं करना है, स्टैट्यूटरी बॉडी को नहीं करना है। तो ये आपका पार्ट हो गया यहाँ तक का। यहाँ से आपके इलस्ट्रेशंस चालू हो जाते हैं जो हम लोग करेंगे लेटेस्ट रिकैप्चुलेटर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने किया, एक बार यहाँ तक पढ़ लो। आईएसडी का जो अपना सेक्शन है वो बड़ा सेक्शन है, वो नेक्स्ट लेक्चर में अपना खत्म हो जाएगा। उसके बाद व्हाट वी विल डू इज, अगर सैटरडे को फ्राइडे अपना थर्सडे को ही अगर होता है टाइम तो हम लोग नए चैप्टर के साथ इंट्रोडक्शन चालू कर देंगे, सैटरडे को वही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, संडे को वी विल बी डूइंग द सम्स ऑन आईटीसी। ठीक है एवरीवन, समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. एक बार यहाँ तक सिर्फ रिवाइज करके आना, संडे के लेक्चर के पहले एक बार ये पूरा चैप्टर अच्छे से देख के आना। संडे को एक 10-15 मिनट्स हम लोग लेंगे, पूरा चैप्टर ब्रशअप करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग सम्स के लिए बात करेंगे। ओके Okay. चलो, बाय एवरीवन। बाय मैम। Bye, ma'am.